डीएनए क्या है, पहले डीएनए को जानते हैं। डीएनए है डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है इसका पूरा नाम। ये पाया कहाँ जाता है डीएनए? डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम क्या है? तो इस चैप्टर में हम इस डीएनए के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि डीएनए होता क्या है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए कैसे बना है, डीएनए काम क्या करता है। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। पहले बार डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। कोई भी लक्षण है आप मतलब डीएनए आपके शरीर की एक प्रकार से पूरी बुक होती है। सारी सूचनाएं लंबाई से लेकर शरीर का जितना भी अंग का पूरा सिस्टम है, पूरा नोट्स किसके पास होता है? डीएनए के पास जो भी सूचना होगी वह डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए। आपने कभी सोचा है कि कुत्ते का बच्चा क्या होगा? कुत्ते जैसा होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है डीएनए। एक हाथी का बच्चा कैसा होगा? हाथी जैसा। तो पूरा डीएनए के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। हमारे शरीर के एक एक संरचना का स्ट्रक्चर किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। और यही डीएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अब डीएनए पाया कहाँ जाता है, पहले इसको समझेंगे। कहाँ पाया जाता है डीएनए, पता है? डीएनए हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। तो एक ही लाइन में समझेंगे इसको। डीएनए गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। डीएनए गुणसूत्रों या डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। बात करें तो देखो ये कोशिका है। कोशिका के अंदर पाया जाएगा केंद्रक। केंद्रक के अंदर पाया जाएगा गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। ठीक, तो डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। इस तरीके से गुणसूत्र होता है। कितने गुणसूत्र होते हैं मानव के शरीर में? हम लोग शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र बना है। तो इस गुणसूत्रों को अगर हम खोलकर देखें तो एक ऐसी संरचना हमें प्राप्त होती है। इस तरीके की संरचना हमें मिलती है। और ये जो संरचना है यही है डीएनए। और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लक्षणों की पूरी से। डीएनए की संरचना डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? हाँ, कई न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। तो आप इसको कह सकते हैं डीएनए
टाइडो का बना होता है, न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम न्यूक्लियोटाइड वगैरह आपको बताएंगे तब ये क्लियर इसकी संरचना समझ में आएगी। डीएनए न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों का। तो आप इसको लिख सकते हैं डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। एक पॉली और ये दूसरी पॉली, एक पॉली दूसरी पॉली। मान लो ये 3 डैश सिरा है तो ये वाला 5 डैश हो गया, 5 डैश है तो ये वाला 3 डैश होगा। बताएंगे कैसे 3 डैश कैसे 5 डैश होगा। तो ये हमारा जो डीएनए है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और दूसरा। पॉली का मतलब होता है कई, बहुत से। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत से। तो देखो जैसे यह एक न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड है, 4 न्यूक्लियोटाइड, 5, 6, 7, ऐसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो एक रज्जुक बनता है। कितना रज्जुक बनता है? एक रज्जुक बनता है। और इसी तरीके से 2 रज्जुक मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है हमारा डीएनए। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? ये एक न्यूक्लियोटाइड 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। इस तरीके से कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? डीएनए का एक पॉली, डीएनए का एक पॉली बना रहे हैं। इसी तरीके से हमारा डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का। इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और एक पॉली बनाएंगे, फिर जुड़ेंगे, दूसरी पॉली बना देंगे। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? देखो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बने होते हैं। यहाँ हमने लिखा है, थोड़ा और इसको बड़ा बनाता हूँ, समझ में आएगा। ये मान लो न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ PU4 मतलब फास्फेट ग्रुप और शुगर होता है, यहाँ नाइट्रोजनी क्षार होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है 3 चीजों से बने होते हैं। फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है। चलिए न्यूक्लियोटाइड हम समझते हैं, सारी बातें समझ में आएंगी। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए हमारा किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का ही बना है ना। तो न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में 3 फास्फेट ग्रुप। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से बनता है। न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों से बनता है? 3। नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। डीएनए 3 चीजों से बनता है। नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप से बनता है। तो एक एक पढ़ेंगे। पहले हम लोग नाइट्रोजनी क्षार पढ़ेंगे, फिर पेंटोज शर्करा पढ़ेंगे, फिर फास्फेट। सबसे पहले नाइट्रोजनी क्षार पढ़ते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है फ्यूरीन,
नंबर 2 होता है पिरामिडीन। पायरिमिडीन भी इसको बोलते हैं कुछ जगह, लेकिन पिरामिडीन। नाइट्रोजनी क्षार 2 तरीके के होते हैं, फ्यूरिन और पिरामिडीन। फ्यूरिन के अंतर्गत हमारा आता है एडेनिन। क्या आता है? एडेनिन। एडेनिन इसे हम ए से लिखते हैं, ये द्वारा डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा होता है ग्वानिन। ग्वानिन इसको हम जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फ्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन नाइट्रोजनी क्षार आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडीन के अंतर्गत 3 नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, थायमीन, जिसे हम टी से लिखते हैं, साइटोसिन, जिसे हम सी से लिखते हैं, और तीसरा हमारा होता है यूरोसिल, जिसे हम यू से लिखते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार में 2 प्रकार, नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, फ्यूरिन और पिरामिडीन। फ्यूरिन के अंतर्गत होता है एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडीन के अंतर्गत होता है थायमीन, साइटोसिन, यूरोसिल। एडेनिन को हम ए द्वारा लिखते हैं, ग्वानिन को हम जी द्वारा लिखते हैं, थायमीन को हम टी और साइटोसिन को सी, यूरोसिल को ई। अब एक बात ये समझनी है, डीएनए में जो पाया जाता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। ये 4 नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। हमारा एक और अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है आरएनए। वो विषाणुओं में ज्यादा अनुवांशिकता का काम करता है, हम लोगों में डीएनए करता है। आरएनए की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। आरएनए में जो है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? यूरोसिल, जिल नहीं, यूरोसिल। ध्यान से समझना। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षार को कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? 2 प्रकार के, फ्यूरिन और पिरामिडीन। फ्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आ रहा है? एडेनिन, ग्वानिन आ रहा है। पिरामिडीन के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? साइटोसिन और यूरोसिल। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। आरएनए के अंतर्गत कौन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल। जितना बात समझ में आ गई है, तो एक बात और मेरी समझ। एडेनिन है वह थायमीन से जुड़ता है, किस बंध से? डबल बॉन्ड। कितने बंध से जुड़ा रहता है? डबल बॉन्ड। और ग्वानिन से जो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ग्वानिन से साइटोसिन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? ट्रिपल। एडेनिन से थायमीन डबल बॉन्ड से, ग्वानिन से साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। बात समझ में आ गई? तो डीएनए में हमारा ये वाला नाइट्रोजनी क्षार पाया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी बात हमारी किसकी? नाइट्रोजनी क्षार। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है ना, नाइट्रोजनी क्षार और किससे बनता है? फास्फेट ग्रुप और पेंटोस। अभी जो शर्करा है ये 2 प्रकार की होती है। शर्करा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। शर्करा को समझिए।
पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, ठीक। पेंटोस मतलब पंचकार्बनिक, 5 कार्बनों का बना होता है। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का बना होता है। जो पेंटोस शर्करा होता है 5 कार्बनों का बना होता है और यह 2 प्रकार का होता है। पेंटोस शर्करा कितने प्रकार का होता है? 2। 5 कार्बन का बना होता है। टाइप का कितने होता है? 2 प्रकार का होती है। पेंटोस शर्करा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या कौन कौन सा? एक होता है डीऑक्सीराइबोसल्फर, ध्यान समझा, डीऑक्सीराइबोसल्फर। डीऑक्सीराइबोसल्फर और हमारा जो दूसरा होता है वो केवल होता है राइबोसल्फर। तो पेंटोस शर्करा हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीऑक्सीराइबोसल्फर और दूसरा होता है राइबोसल्फर। ये जो डीऑक्सीराइबोसल्फर होता है ये पाया जाता है डीएनए में। ये वाला कहाँ पाया जाता है? डीएनए। राइबोसल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता। अब डीऑक्सीराइबोसल्फर क्या होता है कंप्लीट समझेंगे। डीऑक्सीराइबोसल्फर देखिए, सबसे पहले समझेंगे डीऑक्सीराइबोसल्फर, उसके बाद हम राइबोसल्फर समझेंगे। ध्यान से समझो भैया। देखो इसमें कार्बन कितने हैं? ये हमारा डीऑक्सीराइबोसल्फर है। कार्बन देखो, एक प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, थर्डरी, फोर्थ, और ये वाला कौन सा कार्बन है? 5वां। तो 5 कार्बन। डीऑक्सीराइबोसल्फर में कितने कार्बन पाए जा रहे हैं? 5। यहाँ 1 2 3 4 और ये वाला 5। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का देखो कौन सा कार्बन है? देखो ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। तो जब पेंटोस शर्करा के तीसरे कार्बन से, जब पेंटोस शर्करा के तीसरे कार्बन पर कौन सा ग्रुप उपस्थित हो? ध्यान से समझो। जब देख कार्बन गिन लो पहले। ये जो पेंटोस शर्करा है वहाँ एक कार्बन प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी, थर्डरी, फोर्थ और ये 5th कार्बन है, 5वां कार्बन है। तो देखो किस कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप समूह? तीसरे कार्बन पर। इस कार्बन पर अगर तीसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो उसे कहा जाता है डीऑक्सीराइबोसल्फर। समझ में आई बात की नहीं? राइबोसल्फर समझेंगे। ये राइबोसल्फर कैसे होता है? शांत रहो। राइबोसल्फर कैसे होता है तो समझेंगे। ये हमारा कौन सा कार्बन है? कार्बन पहले काउंट करो। यहाँ कौन कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? यहाँ सेकेंडरी। ये कौन सा? थर्डरी। यहाँ कौन सा? 4 और ये यहाँ कौन सा? 5 वाला कार्बन। बात समझ रहे हो? देखो 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो 5 कार्बन है इसमें भी, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? ध्यान से समझना अंतर क्या है। बताओ क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है बताओ। देखो डीऑक्सीराइबोसल्फर के तीसरे कार्बन पर क्या उपस्थित है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। पेंटोस शर्करा के अगर तीसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोसल्फर। अगर पेंटोस शर्करा के देखो कौन सा कार्बन है? दूसरा। और ये कौन सा है? तीसरा। दूसरे और तीसरे दोनों पर कौन सा ग्रुप उपस्थित है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दूसरे और तीसरे कार्बन पर उपस्थित है तो इसे हम कहते हैं राइबोसल्फर।
समझ में आएगा। पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन पर, दूसरे और तीसरे कार्बन पर क्या उपस्थित हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। दूसरे और तीसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH समूह अगर उपस्थित हो तब होता हमारा राइबो शर्करा। और पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन पर अगर OH समूह उपस्थित है तब हम उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबो शर्करा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या समझेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, दो चीज समझेंगे, न्यूक्लियोटाइड समझेंगे, एक न्यूक्लियोसाइड समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड से ही तो डीएनए बनता है ना भाई। न्यूक्लियोटाइड समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बोलना बंद कर दो, थोड़ा सा बोलना बंद कर दो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड समझेंगे। ध्यान से समझो, ये हमने कौन सी शर्करा बनाई है, बताओ कौन सी, डीऑक्सी शर्करा की राइबो शर्करा बनाई है, डीऑक्सी राइबो शर्करा है। तो डीऑक्सी राइबो शर्करा पर देखो ये कौन सा कार्बन है, ये वाला कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन। पहले कार्बन पर देखो अगर नाइट्रोजनी क्षार, क्या हो, नाइट्रोजनी क्षार। और पांचवें कार्बन से PO4, पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा हो, PO4। यहाँ पांचवा कार्बन था ना, तो पांचवें कार्बन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पांचवा कार्बन था आपका, यहाँ से जुड़ा हो PO4, तब उसे कहा जाता है न्यूक्लिक राइबो शर्करा की। ये कौन सा कार्बन है, पहले कार्बन से क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन। अब पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा हो, PO4 ग्रुप, मतलब फास्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फास्फेट ग्रुप जुड़ा हो, तब हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। डेफिनेशन अपने से लिख सकते हो, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड थोड़ा सा समझेंगे, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड समझ गए, न्यूक्लियोसाइड समझेंगे। कार्बन से क्या जुड़ा था, लेकिन डीऑक्सीराइबो शर्करा के केवल पहले कार्बन से क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजनी क्षार, केवल नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हो, तब हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार पहले कार्बन पर और पांचवें कार्बन पर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड तब होता है जब डीऑक्सीराइबो शर्करा के केवल पहले कार्बन से, पहले कार्बन से क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजनी क्षार, तब हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। और हमारा डीएनए किससे बनता है, इससे बनता है, किससे बनता है, किससे बनता है, किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। हमारा डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि डीएनए हमारा होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर OH समूह, यहाँ पर कोई नाइट्रोजनी क्षार, मान लीजिए एडेनिन है। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के हैं, 5 ना, तो डीएनए में 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। मान लो ये नाइट्रोजनी क्षार का एडेनिन है, क्या है, एडेनिन। और यहाँ पर आप जानते हैं क्या जुड़ा होता है, PO4। इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ा होता है, PO4। तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तब क्या बनेगा, बताओ भाई क्या बनेगा,
तब डीएनए का एक रज्जुक बनेगा। डीएनए का, अब मान लीजिए एडेनिन है, ये दोनों ग्वानिन ले लेते, अरे ग्वानिन से फिर अगला न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ेगा। यहाँ हमारा OH समूह, यहाँ पर मान लीजिए हमारा थायमीन है, क्या है थायमीन, ठीक है। तो ये हमारा बना है एक पाली, ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, 1 2 3 ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड। देखो पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से जुड़ रहा है, पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से जुड़ रहा है, नाम बताओ किस कार्बन से जुड़ रहा है, किस कार्बन से, कार्बन का नाम बताओ। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये थर्डरी है, ये फोर्थ है, यहाँ 5। तो किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से। पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से जुड़ता है, तीसरे कार्बन से जुड़ता है। समझ में आई बात। अब और समझो, अब ये एक पाली न्यूक्लियोटाइड बना है, एक पाली, ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड, अरबों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत से, इतने न्यूक्लियोटाइड कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। बहुत से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तब जाकर हमारा डीएनए का एक पाली न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, एक पाली। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे समझ में आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब हम लोग दूसरा पाली न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। 1 2 3 4। देखो अब यहाँ पर आपका क्या है, PO4, यहाँ पर नाइट्रोजन। देखिए इधर अगर एडेनिन है इधर क्या होगा, थायमीन, क्या होगा थायमीन, याद रखना इधर थायमीन ही होगा, ठीक है, इधर क्या होगा थायमीन। अगली संरचना देखते हैं। क्या जुड़ा रहेगा, अब इधर ग्वानिन है, इधर समझ लेना कौन जुड़ा रहेगा, साइटोसिन। पहले ही बताया एडेनिन से थायमीन जुड़ता है, ग्वानिन से साइटो। अगर इधर वाले रज्जुक में इधर ग्वानिन है, इधर क्या होगा साइटोसिन, ठीक है। अगला रज्जुक बना लेते हैं। कोई दिक्कत। अब इधर अगर थायमीन है इधर क्या होगा एडेनिन, क्या होगा एडेनिन। और अब ये जो हमारा डीएनए है ये एक पाली न्यूक्लियोटाइड, ये एक पाली न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। और यहाँ एडेनिन से जो थायमीन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ग्वानिन से साइटोसिन कितने बंध से जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से। थायमीन से एडेनिन कितने बंध से, डबल। तो ये फिर इस तरीके की एक संरचना ऐसे इस तरीके की एक संरचना बना लेगा। कुछ इस तरीके की संरचना बन जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये जो है ये आंतरिक संरचना है, ये एडेनिन से थायमीन, ग्वानिन से साइटोसिन, ऐसे दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, दोनों पॉलीरज्जुक आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होता है, आगे बताएंगे। ये हमारे डीएनए का संरचना है। समझ में आई बात की नहीं समझ में?